हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाएं देख रहे थे, जिसमें हम 10 जो राज्य द्वारा प्रवर्तित योजनाएं हैं वो पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप इससे पहले वाली क्लास में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं व कार्यक्रम, है ना। तो पहली है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में 10 लाख नवीन यूनिट लाभार्थियों को एनएफएसए लाभार्थी के रूप में जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कितने लाख नवीन लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की है। 10 लाख नवीन लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की है? 10 लाख लाभार्थियों को, ठीक है। और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इस योजना के प्रमुख प्रावधान क्या हैं कि लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न वितरण करना, ठीक है। कि जो लाभार्थी हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से सब्सिडी सब्सिडी मतलब कुछ छूट में खाद्यान्न वितरण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अब देखो, अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम पर माह पर परिवार अनाज मिलता है, ठीक है। और अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 केजी प्रति यूनिट प्रति माह मिल रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें खाद्यान्न दरें क्या रहेंगी? चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 10 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और जो लाभ है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो एनएफएसए में क्या है? एनएफएसए में भाई बजट 2025-26 में 10 लाख नवीन लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है ना। तो 35 किलोग्राम जो पर माह अनाज है वो अंत्योदय योजना के तहत, और 5 केजी प्रति यूनिट किसको? अन्य पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। इसमें खाद्यान्न दरें क्या रहेंगी? चावल 3 रुपये पर किलो, गेहूँ 2 रुपये पर किलो और मोटा अनाज 1 रुपये पर किलो। और ये जो लाभ है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ये जो लाभ है वो आधार कार्ड व जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके महत्व क्या हैं भाई? ये जो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें सब्सिडी युक्त खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, इस योजना के महत्व क्या हैं? इस योजना के महत्व क्या है? तो यह क्या करती है? यह अधिनियम देश की 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारे देश की 2/3 आबादी है उसको ये खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। उसको एक खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और दूसरा क्या है? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, मतलब भुखमरी सूचकांक, ठीक है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके अनुसार भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 2000 में कितना था? 38.9 था, जो कि 2024 में कितना रह गया है? 27.3 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भुखमरी को भी कम करता है ना। इसकी वजह से भुखमरी भी कम हो रही है भाई। सभी को अगर कम रुपए में अनाज उपलब्ध हो रहा है तो भुखमरी कम होगी, है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की पोजीशन में सुधार हुआ है, उसमें भारत की पोजीशन में सुधार हुआ है। तीसरा, समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर बनाने में योगदान देता है, ठीक है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर हुई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग। अब स्टंटिंग एक तो होता है स्टंटिंग, ठीक है। एक होता है स्टंटिंग और एक होता है वेस्टिंग, है ना। तो स्टंटिंग में क्या होता है? उम्र के अनुसार लंबाई उतनी नहीं बढ़ती है ना। मतलब लंबाई कम रह जाती है, बच्चे की उम्र ज़्यादा होती है और लंबाई कम रह जाती है। तो स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के अनुसार कम लंबाई होना, और वेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के अनुसार कम वजन, मतलब लंबाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन वजन कम रहता है, ठीक है। तो इसकी इनमें भी सुधार हुआ है ना। कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग 38.4 से घटकर 35.5% ही रह गई है, इसमें भी सुधार हुआ है, ठीक है। और वेस्टिंग में क्या सुधार हुआ है? वेस्टिंग 21% से घटकर 19.3% ही रह गई है,
ठीक है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इसके महत्व याद रखने हैं। इसके महत्व क्या हैं? एक तो देश की 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है उसमें सुधार हुआ है। ठीक है। और तीसरा, समेकित बाल विकास योजनाएं हैं उसमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर हुई है ना। और स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी सुधार हुआ है, स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी सुधार हुआ है। ठीक है। अब इसमें चुनौतियां क्या हैं? इसको लागू करने में चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं, है ना। तो राज्यों द्वारा लाभार्थियों की पहचान हेतु अलग अलग मापदंडों के उपयोग से त्रुटि उत्पन्न होती है। भाई सभी जो राज्य हैं वो एक जैसी पद्धति नहीं अपना रहे हैं लाभार्थियों की पहचान करने में। ठीक है। तो इससे उनके मानदंड जो है वो अलग अलग है, त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो भारत इस खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन के तहत मूल्य विकृतकारी मानदंड मानता है। तो WTO क्या कहता है? WTO इसको क्या मानता है? मूल्य विकृतकारी मापदंड मानता है ना। मतलब क्या है कि भाई कम मूल्य पे चीज़ें बिक रही हैं, बाजार से कम मूल्य पे सरकार सब्सिडी युक्त चीज़ें दे रही है तो मूल्य में विकृति आ रही है ना। तो WTO इसको नहीं मानता। ठीक है। और ये क्या है कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक बनाए रखना पड़ता है जो खाद्य मुद्रास्फीति का कारण बनता है ना। भाई क्या है, जो ये FCI के बड़े बड़े गोदाम हैं तो इनमें अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है ना। स्टॉक्स बनाए जाते हैं, बफर स्टॉक मतलब बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक करके रखा जाता है ना। तो बाजार में क्या होती है, बाजार में खाद्य की मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये योजना है कौन सी? ये अपनी योजना है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि बजट 2025-26 में 10 लाख नवीन यूनिट लाभार्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है, 10 लाख नवीन को शामिल किया गया है। ठीक है। और इसके महत्व और चुनौतियां हम देख चुके हैं। अब देखो इसमें कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो इस योजना के अंदर नहीं है, ये कुछ अलग फैक्ट्स हैं, है ना। तो एक गिव अप अभियान चलाया गया था, है ना। नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च किया था। क्या किया था? गिव अप अभियान। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सक्षम व अपात्र लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने हेतु प्रेरित करना। मतलब जो इतने सक्षम हो चुके हैं, जो मतलब इतने हैं कि उनको मतलब ये कोटे की अनाज की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो स्वेच्छा से छोड़ दें, है ना। तो इस उद्देश्य से गिव अप अभियान शुरू किया गया था। तो गिव अप अभियान क्या होता है? नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था कि जो लोग सक्षम हो गए हैं वो स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दें। ठीक है, ये गिव अप अभियान का उद्देश्य था। अब देखो कोरोना महामारी आई थी तो उसमें भी राशन डीलर की जो मृत्यु पर 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये भी एक योजना थी। भाई जो NFSA जो ये दुकानें होती हैं इनके ऊपर जो राशन डीलर होते हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से तो 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवार को दी जाएगी, है ना। और जो विशेष जनजातियाँ जैसे 12 में शहरिया है, ठीक है, जैसे कथोड़ी और खैरवा है उदयपुर में, है ना। तो इनको प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह क्या मिल रहा है? 250 ml घी मिल रहा है ना। ये अदर चीज़ें हैं जो सिर्फ इन्हीं जनजातियों को मिल रही हैं। 250 ml घी मिल रहा है, 50 ml खाद्य तेल मिल रहा है और आधी किलो क्या मिल रही है? दालें मिल रही हैं। किनको? विशेष जनजातियों को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोरोना महामारी में राशन डीलर की मृत्यु पर कितने रुपए की सहायता थी? 50 लाख रुपए की सहायता थी। ठीक है, 50 लाख रुपए की सहायता थी। अब ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कुसुम योजना, है ना। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान कुसुम। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कुसुम योजना का नाम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। तो ये लागू कब से हुई थी? मार्च 2019 से 2026 तक ये जारी रहेगी। ठीक है, तो इसकी अवधि क्या है? 2019 से 2026 तक। इसकी अवधि क्या है? 2019 से 2026 तक। और इसका मंत्रालय कौन सा है? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मंत्रालय है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है ये आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है? मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य है। तो कुसुम योजना क्या है?
किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। इसका मंत्रालय है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करना, ये आपको याद रखना है। अब इसके उद्देश्य देखो, है ना, इसके उद्देश्य क्या है कि इसको 3 घटकों में बांटा गया है, इसको 3 घटकों में बांटा गया है। तो इसका प्रथम घटक क्या बोलता है? इसका प्रथम घटक क्या बोलता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत भूमि स्टील माउंटेड ग्राउंड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। कितने मेगावाट के? 10,000 मेगावाट के, है ना। और प्रत्येक संयंत्र का आकार कितना होगा? 50 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होगा। ये आपको याद रखना है कि कुसुम योजना का प्रथम घटक क्या है? किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत भूमि स्टील माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। और प्रत्येक संयंत्र का आकार कितना रहेगा? 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रहेगा। ठीक है, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रहेगा। ठीक है, और इसका घटक बी क्या है? इसका घटक बी है कि 14 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना करना। और सौर पंपों की क्षमता कितनी होगी? 3 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक होगी, है ना। तो घटक बी क्या है? 14 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना करना, और इसकी क्षमता 3 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक रहेगी। ठीक है, और घटक सी क्या है? घटक सी क्या है? तो घटक सी में है व्यक्तिगत पंप व फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना। कितने लाख? 35 लाख। ठीक है, तो ये इसका घटक सी है। ठीक है, ये इसका घटक सी है। अब इस योजना में वित्तीय सहायता के क्या प्रावधान है? इस योजना में वित्तीय सहायता के प्रावधान देखो क्या है ना। वित्तीय सहायता के क्या प्रावधान है? तो डिस्कॉम 40 पैसे प्रति यूनिट या 6.6 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्राप्त करने का पात्र होगा। ये डिस्कॉम के लिए है। और केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30%, है ना। केंद्र सरकार कितना देगी? लागत का 30%। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और पहाड़ी राज्यों में और द्वीप समूह में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 50% है। ठीक है, केंद्र सरकार का हिस्सा वहाँ पे कितना है? 50%। और वैसे समतल जो जिले हैं, समतल जो राज्य हैं, उनमें कितना है केंद्र सरकार का लागत? 30% है। लेकिन पूर्वोत्तर में, पहाड़ी राज्यों में और द्वीप समूह में कितना है? 50% है ना। अब राज्य सरकार कितना देगी? 50% देगी। राज्य सरकार कितना देगी? 50%। और लागत का 30% ऋण प्राप्त कर सकता है। लागत का 30% ऋण प्राप्त कर सकता है। और शेष 10% लाभार्थी स्वयं वहन करेगा। लाभार्थी कितना वहन करेगा? शेष 10% वहन करेगा। ठीक है, और इसमें पात्र परिवार कौन से हैं? इसमें पात्र परिवार कौन से हैं? व्यक्तिगत किसान, मतलब कोई किसान अकेला ले सकता है ना। कोई व्यक्तिगत किसान मतलब अकेला किसान ले सकता है। कोई किसान उत्पादक संगठन ले सकता है। सहकारी समितियां इसकी पात्र हैं, है ना। किसानों के समूह, किसान लोग आपस में मिलकर ले सकते हैं। किसी पंचायत स्तर पर लिया जा सकता है। और कोई जल उपभोक्ता संघ भी इसे ले सकता है। कोई जल उपभोक्ता संघ भी इसे ले सकता है। ठीक है, अब इसका महत्व देखो आप क्या है। कुसुम योजना का महत्व क्या है? कुसुम योजना का महत्व क्या है? किसान अपनी बंजर भूमि पर 25 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सकता है। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक किसान अपनी भूमि पर सौर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है 25 वर्षों तक। ठीक है, और यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सीधे सरकार को बेचने का अवसर प्रदान करती है। यह किसानों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। मतलब जितनी ऊर्जा किसान ने उत्पादित करी, जितनी उसको चाहिए उतनी रख ले, और कोई एक्सेट्रा जो अलग से ज़्यादा बची है बिजली, वो सरकार को सीधे बेचने का भी अवसर प्रदान करती है योजना। तो इससे किसानों को आय के अवसर मिलेंगे। ठीक है, आय बढ़ेगी किसानों की। तीसरा क्या है? यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है, जो खेतों में प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी और पर्यावरण अनुकूलन कृषि को भी बढ़ावा देगी, है ना। तो प्रदूषण कम होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि राज्यों पर कृषि बिजली सब्सिडी का भार भी कम होगा। ठीक है, जो योजनाएं चलती है ना कि इतनी हज़ार यूनिट फ्री, इतनी हज़ार यूनिट फ्री, तो जो इसका भार पड़ता होगा सरकार पर, तो अगर हम सोलर पैनल लगा के बिजली उत्पादित करेंगे तो सरकार पर सब्सिडी का भार भी कम होगा।
सरकार पर सब्सिडी का भार भी कम होगा। ठीक है, सरकार पर सब्सिडी का भार भी कम होगा। तो ये अपनी कौन सी योजना थी? कुसुम योजना। ये अपनी कुसुम योजना थी। तो इसके बाद में तीसरी योजना कौन सी है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। तो इसमें क्या है? इसकी अवधि है 5 वर्ष। इसकी अवधि है 5 वर्ष, यानी 21-22 से 25-26 तक। 21-22 से 25-26 तक इसकी अवधि है। इसका मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय, और इस पर टोटल व्यय कितना किया गया है? इस पर टोटल व्यय कितना किया गया है? 3,03,758 रुपए का व्यय किया गया है। देखना उधर, 3,03,758 का व्यय किया गया है। ठीक है, तो हम संशोधित वितरण योजना में क्या है कि 5 वर्षों तक इसकी अवधि है, 21-22 से 25-26 तक ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये है, और इस पर व्यय कितना किया गया है? 3,03,758 रुपए का व्यय किया गया है। ठीक है, और यह योजना वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई कार्य योजना पर आधारित है। ठीक है, मतलब सभी के लिए एक ही योजना नहीं बनाई जा सकती है ना, क्योंकि सभी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, तो ये इस दृष्टिकोण को बदलती है, और ये अलग अलग कार्य योजना पर आधारित है ना। और यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें निम्न योजनाएं शामिल है। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला कार्यक्रम क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं को शामिल करके एक योजना बनाना। तो ये एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसको इसमें शामिल किया गया है ना। अब इसके उद्देश्य देखो, इसके उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीक को अपनाकर डिस्कॉम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, मतलब नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिस्कॉम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है भाई? आधुनिक तकनीक को अपनाओ और अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाओ। ठीक है, अब दूसरा क्या है? राजस्व व्यय के अंतर को कम करना और डिस्कॉम की दीर्घकालिक वित्तीय सेहत में सुधार करना। ठीक है भाई, पैसे की इनकम है तो राज्य व्यय में अंतर को कम करना और डिस्कॉम की वित्तीय सेहत में भी सुधार करना। अब देखो इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं। तो इसके लक्ष्य हैं 2024-25 तक समग्र तकनीकी व वाणिज्यिक घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना। ठीक है, कितने परसेंट कम करना? 12 से 15% तक कम करना। और 2024-25 तक आपूर्ति की औसत लागत व प्राप्त औसत राजस्व का अंतर भी शून्य करना। जितनी लागत है उतना ही हमें राजस्व प्राप्त हो जाए, जितनी लागत है उतना ही हमें राजस्व प्राप्त हो जाए, मतलब जो अंतर है वो शून्य करना। तो ये इसके लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य क्या बताया मैंने? 2024-25 तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना, और 2024-25 तक आपूर्ति की औसत लागत व प्राप्त औसत लागत राजस्व का अंतर भी शून्य करना। ठीक है, शून्य करना। अब देखो इसके दो घटक हैं। तो इसके दो घटक है। इसका पहला घटक क्या है? प्रीपेड स्मार्ट मीटर और सिस्टम मीटर के लिए वित्तीय सहायता और वितरण अवसंरचना का उन्नयन करना, मतलब नई मीटर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और दूसरा क्या है? प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग्स देना भी इसका उद्देश्य है। अब इसका महत्व क्या है? इस योजना का महत्व देखो। इस योजना का महत्व क्या है कि पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदलने से बिजली चोरी में कमी और बिलिंग दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब स्मार्ट मीटर लगेंगे तो लोग बिजली चोरी नहीं करेंगे, और बिलिंग दक्षता भी बढ़ेगी और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। भी पैसे आएंगे तो वित्तीय स्थिति में सुधार होगा ही। ठीक है, तो ये अपनी योजना थी। ये अपनी कौन सी योजना थी? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। इसका मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मंत्रालय कौन सा है? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। और इसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसका मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसकी टैगलाइन कौन सी है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसका मोटो है, हर खेत को पानी। ठीक है, और इसका नोडल विभाग कौन सा है? कृषि और उद्यानिकी। इसका नोडल विभाग कौन सा है?
कृषि व उद्यानिकी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को, है ना। और इसका मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसकी टैगलाइन क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसका मोटो क्या है? हर खेत को पानी। ठीक है। और नोडल विभाग कौन सा है? कृषि और उद्यानिकी विभाग। ठीक है। अब इस देखो इसका वित्तीय पैटर्न क्या है भाई? केंद्र सरकार का 60% हिस्सा है और राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। ठीक है। राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। और इसमें किस किस योजनाओं को शामिल किया गया है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम को और ऑन फॉर्म जल प्रबंधन कार्यक्रम को। तो ये भी एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है। ये भी एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें किस किस को शामिल किया गया है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फॉर्म जल प्रबंधन कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशों में एक रूपता प्रदान करना। ठीक है। परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाने हेतु बढ़ावा देना और जल भृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और संधारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना। अब ये इंपॉर्टेंट है। इसके 4 घटक देखो। तो इसके 4 घटक कौन सा है? पहला घटक देखो, पहला घटक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है। तो इसमें 1996 में उन सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जो राज्य की क्षमताओं से अधिक है। ठीक है। राज्य की क्षमताओं से अधिक है। इसका घटक बी क्या है? इसका घटक बी है हर खेत को पानी। तो इसका उद्देश्य लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण करना। और इसके उप घटक कौन से हैं? इसके उप घटक है कमांड एरिया डेवलपमेंट, सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना और भूजल विकास। ठीक है। भूजल विकास ये इसके उप घटक है। कौन कौन से? कमांड एरिया डेवलपमेंट है, सतह लघु सिंचाई है, जल निकायों की मरम्मत और नवीकरणीय पुनर्स्थापना और भूजल विकास। ठीक है। और तीसरा घटक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब सूक्ष्म स्तर पर भंडारण संरचनाओं, कुशल जल संवहन और अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और घटक डी क्या है? वाटरशेड विकास। इसमें अपवाह जल प्रबंधन, मृदा व नमी संरक्षण की गतिविधियों को शामिल किया गया है। ठीक है। किया गया है। तो ये हमारी कौन सी योजना कंप्लीट हुई? ये हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम आएंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो इसमें क्या है? बजट घोषणा 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। बाद में इसका ये नाम कर दिया गया, है ना। तो ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? अभी हम योजना 5 स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है। तो इसमें क्या है? बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के रूप में ये शुरुआत हुई थी। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। तो ये प्रारंभ कब हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी अक्टूबर 2021 में। इसका मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसका नोडल विभाग क्या है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है ना। और इसकी अवधि क्या है? 2021-22 से 25-26 तक 6 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया है। ठीक है। इसे 6 वर्षों तक लागू किया गया है। और इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य क्या है? भारत की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना प्रणालियों व संस्थानों की क्षमता विकसित करना, वर्तमान और भविष्य की महामारियों के प्रभावी प्रबंधन की तैयारी करना। ठीक है। ये उसके उद्देश्य हैं कि भारत की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचनाओं, प्रणालियों व संस्थानों की क्षमता विकसित करना और वर्तमान और भविष्य की महामारियों के प्रभावी प्रबंधन की तैयारी करना। ठीक है। अब हम इसके घटक देखेंगे। तो इसके घटक क्या हैं? मतलब केंद्र प्रायोजित घटक कौन कौन से हैं? इसके केंद्र प्रायोजित घटक कौन कौन से हैं? 10 राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी राज्यों में शहरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। 11 राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि कितने लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल स्थापित किए जाएंगे? 5 लाख से अधिक आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में।
है ना। अब इसके केंद्रीय घटक क्या हैं? इसके केंद्रीय क्षेत्र घटक हैं सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को जोड़ने हेतु सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना, और वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। ये इसके केंद्रीय घटक हैं, ठीक है। और 15 स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों की भी स्थापना करना, ठीक है। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों की भी स्थापना करना, तो ये भी इसका घटक है, ये भी इसके घटक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्वामित्व योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये हमको याद रखनी है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत क्या है? स्वामित्व योजना में क्या है? पहले तो स्वामित्व की फुल फॉर्म याद करनी है हमें। स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या याद करनी है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, है ना। तो ये आपको स्वामित्व की फुल फॉर्म याद करनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 से। और ये प्रथम चरण इसका 24 अप्रैल 2020 से 9 राज्यों में शुरू किया गया था, 9 राज्यों में शुरू किया गया था। और इसका मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय है ना। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं, है ना। और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, 24 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। और केंद्र सरकार की ये योजना है ना। केंद्र सरकार की ये योजना है। इसके उद्देश्य देखो, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण व संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, ठीक है भाई। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने व अन्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना, ठीक है, वित्तीय स्थिरता लाना। और तीसरा क्या है? संपत्ति कर का निर्धारण जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों की प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य कोष में जोड़ा जाएगा, ठीक है। चौथा, सर्वेक्षण अवसंरचना या जीआईएस मानचित्रों का सृजन जिनका प्रयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सके। और पांचवा है जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। तो ये आपको एक बार रफली देख लेना है, इनमें ऐसा कोई वो तो है नहीं, एक बार रफली देखने हमें। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, ये शुरू कब हुई थी, मंत्रालय कौन सा है, बाकी आपको देख लेने हैं। इसकी विशेषताएं हैं, ग्रामीण आबादी क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि का मानचित्र तैयार करना। तो किसका? ड्रोन का उपयोग करके भूमि का मानचित्र तैयार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और घर का स्वामित्व रखने वाले घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा। क्या? अधिकारों का रिकॉर्ड, ठीक है, अधिकारों का रिकॉर्ड। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और घर का स्वामित्व रखने वाले मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों में ड्रोन सर्वे कार्य पूरा हो गया है, ठीक है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान के 7 जिलों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। वो जिले कौन से हैं? अजमेर, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झुंझुनू। ये 7 जिले आपको याद रखने हैं, ये 7 जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आएंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय, और इसका नोडल विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। और इसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय, नोडल विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग है। और टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसकी टैगलाइन है। अब देखो फेज 1 कब शुरू हुआ था? फेज 1, तो फेज 1 हुआ 2014 से 19 तक, जब पहली बार मोदी सरकार आई थी, है ना, 2014 से 2019 तक। तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, मतलब ओपन डेफिशिएंसी फ्री बनाना, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इसमें?
2014 से 2019 में पहला फेज़, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। लक्ष्य क्या था? तो पहले फेज़ का लक्ष्य था 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना। ठीक है, 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना। और राजस्थान ओडीएफ घोषित कब हुआ था? ठीक है, राजस्थान कब ओडीएफ घोषित हुआ था? 31 मार्च 2018 को। राजस्थान कब ओडीएफ घोषित हुआ था? 31 मार्च 2018 को। अब इसका फेज़ सेकंड कब शुरू हुआ? 2020 से 21 तक, ये भी अगले 5 वर्षों के लिए। फेज़ सेकंड 2020 से 21 तक, अगले 5 वर्षों तक। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? गाँव की ओडीएफ स्थिति को बेहतर करना। ठीक है, गाँव की ओडीएफ स्थिति को बेहतर करना। ठीक है, और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना, जिससे गाँव को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके। और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। अब देखो हम क्या देख रहे थे, मैं कहाँ चला गया? 2000 स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, नहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर थे हम, है ना। तो फेज सेकंड क्या था? 2020 से 21 तक, अगले 5 वर्षों तक। इसके उद्देश्य हैं गाँव की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना, जिससे गाँव को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, अब इसके घटक देखो आप, इसके घटक क्या थे? व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, है ना। तो बीपीएल व एपीएल परिवारों को, एससी एसटी परिवारों को, छोटे व लघु किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से दिव्यांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने रुपए दिए गए थे? 12,000 रुपये दिए गए थे। और सामुदायिक स्वच्छता केंद्र में क्या था? ग्राम पंचायत पर 3 लाख रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कितने लाख रुपए की लागत से? 3 लाख रुपए की लागत से, जिसमें 15वें वित्तीय आयोग से 30% राशि व्यय करने का भी प्रावधान है ना। और तीसरा घटक क्या है? ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये ओडीएफ प्लस का भाग है। ठीक है, ये ओडीएफ प्लस का भाग है। अब देखो, ये ओडीएफ प्लस का भाग है, तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं? इसकी उपलब्धियां क्या हैं कि 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, है ना। कि 2019 तक सभी राज्यों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 में कितना था? 39% था, जो कि अब 2019 में 100% हो गया है। ठीक है, 2019 में 100% हो गया है। घर में शौचालय होने से महिला सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित हुआ है। और ओडीएफ गाँव में रहने वाले परिवारों की स्वास्थ्य लागत में भी कमी आई है, मतलब लोग स्वस्थ रहने लगे हैं। ठीक है, लोग स्वस्थ रहने लगे हैं। ठीक है, लोग स्वस्थ रहने लगे हैं। अब इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हम ग्रामीण देख चुके हैं, इसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, है ना। और नोडल विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। और ये भी 2014 से 2019 में हुआ था, है ना। अब ये सेम ही है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? शहरों को खुले में शौच मुक्त करना, है ना। तो शहरों को मतलब ओडीएफ सिटी बनाना। 4041 वैधानिक शहरों में ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी बदलाव लाना। ठीक है, नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी बदलाव लाना। और वर्ष 2019 में शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया। राजस्थान कब हुआ था? 31 मार्च 2018 को। और शहरी भारत को कब किया गया था? शहरी भारत को 2019 में किया गया था। शहरी भारत को 2019 में किया गया था। अब इसका फेज सेकंड कब शुरू हुआ है? अक्टूबर 2021 में, अगले 5 वर्षों के लिए। अब इसके भी घटक वही है, टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत स्वच्छता, प्रयुक्त जल प्रबंधन, सूचना, शिक्षा, संचार तथा व्यवहार परिवर्तन, संचार और क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, क्षमता का निर्माण करना। अब इसके उद्देश्य देख लो आप एक बार। शहरों को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाना, ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना, शहरों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना, और यह सुनिश्चित करना कि अनुपचारित मल या प्रयुक्त जल पर्यावरण में ना छोड़ा जाए, तथा समस्त प्रयुक्त जल को संग्रहित, उपचारित व अधिकतम पुनः उपयोग किया जा सके। ठीक है, और नागरिकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्वस्थ व्यवहार को भी संस्थागत बनाना,
ठीक है, और मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत क्षमता का सृजन करना, ठीक है, ये इसके भाग है ना। अब देखो सतत स्वच्छता घटक के दो भाग कौन कौन से हैं, इसके दो भाग कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 12,000 रुपये कैसे कैसे दिए जाएंगे, इसमें केंद्र सरकार 4,000 रुपये की सहायता देगी, है ना, राज्य सरकार भी 4,000 रुपये की देगी और नगर निकाय भी 4,000 रुपये का देगा। और अगर कोई बाकी खर्च होता है तो भाई लाभार्थी स्वयं वहन करेगा, है ना। तो केंद्र सरकार टोटल 12,000 रुपये में से केंद्र सरकार कितने देगी, 4,000 रुपये, राज्य सरकार 4,000 रुपये और नगर निकाय भी 4,000 रुपये। बाकी ये कौन, लाभार्थी वहन करेगा, ठीक है। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा और मूत्रालयों का भी निर्माण किया जाएगा, मूत्रालयों का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब हुआ था, 20 नवंबर 2016 को शुभारंभ हुआ था। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मंत्रालय है, ठीक है। और नोडल विभाग कौन सा है, इसका नोडल विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। और लक्ष्य क्या है इसका, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या रखा गया है, वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना। इसे 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के साथ वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितने अतिरिक्त घरों के साथ 2029 तक बढ़ाया है, 2 करोड़ घरों के साथ, ठीक है। इसका वित्तीय पैटर्न क्या है, वही केंद्र और राज्य सरकार का 60 और 40 का अनुपात है। और लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो प्रारंभ 20 नवंबर 2016 से, प्रारंभ कब से, 20 नवंबर 2016 से। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है और नोडल विभाग कौन सा है, ग्रामीण विकास विभाग है। और इसका लक्ष्य क्या है, वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना और इसे 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के साथ 29 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 29 तक बढ़ा दिया गया है। और लाभार्थियों का चयन कैसे होता है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही इसका चयन होता है, ठीक है। अब योजना के तहत लाभ क्या क्या दिए जा रहे हैं, योजना के तहत क्या लाभ है, मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा पहाड़ी राज्यों में और यूटीज़ में दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1.30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं उसमें 1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों में, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में, दुर्गम क्षेत्रों में और वामपंथ उग्रवाद वाले जिलों में 1.30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। और नरेगा में 90 दिन का रोजगार, ठीक है, नरेगा में 90 दिन का रोजगार भी दिया जा रहा है, नरेगा में 90 दिन का रोजगार भी इनको दिया जा रहा है, ठीक है। अब जल जीवन मिशन देखो, ठीक है, जल जीवन मिशन तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ, जल शक्ति मंत्रालय के तहत। इसका नोडल विभाग कौन सा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। और टैगलाइन हर घर जल, ठीक है, हर घर जल। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से। अब इसके लक्ष्य देखो जल जीवन मिशन के, तो जल जीवन मिशन के लक्ष्य क्या है, वर्ष 2024 तक कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लीटर, 55 लीटर। ये आपको याद रखना है कि वर्ष 2024 तक कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से, मतलब चालू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक व्यक्ति 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। और केंद्रीय बजट 25-26 में इस मिशन की अवधि को 28 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपको 2 फैक्ट याद रखने, एक तो कितना, प्रतिदिन 55 लीटर पानी, और 2028 तक इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, 90 और 10 का अनुपात है ना, सब में ये रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में। और वैसे केंद्र और राज्य का 90-90 का योगदान है इसमें, है ना, केंद्र और राज्य का 90-90 का योगदान है। बाकी में 60-40 होता है मैक्सिमम में, पर इसमें 90-90 का योगदान है। अब इसके उद्देश्य देखो जल जीवन मिशन के उद्देश्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों और सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँवों में FSTC प्रावधान को प्राथमिकता देना, ठीक है। और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना, मतलब हर जगह नल कनेक्शन को पहुंचाना।
है ना, और नल कनेक्शन की कार्य क्षमता की निगरानी करना, ठीक है, जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे और नियमित संचालन तथा रख रखाव के लिए वित्तीय पोषण सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना, जल क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना और सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा जल को सभी की जिम्मेदारी बनाने के लिए हितधारकों को शामिल करना, ये इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, अब कैच द रेन अभियान देखो। कैच द रेन अभियान क्यों शुरू किया गया था? ये जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। तो कैच द रेन अभियान का मतलब क्या है? वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था, है ना। और गोवा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अब अमृत मिशन, अमृत मिशन क्या है? अमृत की फुल फॉर्म देखो, अमृत योजना, अमृत योजना में क्या है? अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अटल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अटल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या है अटल की फुल फॉर्म? अटल की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। ठीक है, अब अमृत की पहले तो अपन को फुल फॉर्म याद करनी है। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, 25 जून 2015 को शुरू। अब इसके उद्देश्य देखो, है ना। 1 लाख की आबादी नदी किनारे के शहरों के लिए 75,000 होगी। बाकी शहरों के लिए कितनी? 1 लाख की आबादी होनी चाहिए। और जो नदियों के किनारे शहर हैं जैसे दिल्ली, यमुना, ठीक है, प्रयागराज, गंगा, ऐसे, तो जो नदियों के किनारे शहर हैं उनके लिए 75,000 की आबादी वाले 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे की सुधार करना, जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थानों और पार्कों का ध्यान केंद्रित करना। और राजस्थान में इसके 29 शहर का चयन किया गया है। ठीक है, राजस्थान में कितने शहरों का चयन किया गया? अमृत मिशन के तहत 29 शहरों का चयन किया गया है। अब अमृत 2.0 भी चल रहा है। ठीक है, तो अमृत 2.0 कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2021 में। अमृत 2.0 कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2021 में, 5 वर्षों के लिए, यानी 25-26 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसके तहत प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस विकास के माध्यम से पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसमें उपचारित सीवरेज के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है ना। जल, और इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं? 4800 वैधानिक नगरों में 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना और 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ सीवरेज या सेप्टिक कनेक्शन देना। ये आपको याद रखना है कि इसके लक्ष्य क्या है? 48 वैधानिक नगरों में 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना और 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ सीवरेज सेप्टिक कनेक्शन भी देना, ये इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, अब राजस्थान सरकार ने भी कोई घोषणा की है। भाई देखो क्या है, राजस्थान सरकार की बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार अमृत 2.0 के तहत 183 नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति संबंधित काम किए जाएंगे। कितने नगर निकायों में? 183 नगर निकाय में किए जाएंगे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख लो। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय और नोडल विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसका नोडल विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल की योजना है ये। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 से ये शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? हमें उद्देश्य देखना है। मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी होनी चाहिए? 500 और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में 250। ठीक है, अब वित्तीय पोषण क्या था? पहले तो राज्य और सरकार का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 60 और 40 था, है ना।
पहले क्या है कि केंद्र सरकार ही 100% योगदान देती थी, लेकिन 2015-16 से राज्य और केंद्र का 60 और 40 का अनुपात हो गया है। ठीक है, अब इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? देखो, इसका प्रथम चरण सन 2000 से 2012 पात्र बस्तियों हेतु सभी मौसमों में सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। द्वितीय चरण 2013 से 2019 50,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य किया गया है। तीसरा चरण क्या है इसमें? 2019 से 24 तो 1.25 लाख किलोमीटर लंबे मार्ग व प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना। और चौथा चरण है 14 से 28 तक 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क प्रदान करने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़क बनाना। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देख लो एक बार जल्दी जल्दी, नहीं इसके लाभ देख लो, सॉरी एक बार जल्दी जल्दी। तो लाभ क्या है? ग्रामीण बस्तियों की बाजार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच होगी भी, रोड बन जाएंगे तो। ठीक है, और अवसंरचना निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ठीक है, जब रोड बनेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब देखो पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा ये बहुत बढ़िया योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2023 से और इसका मंत्रालय है एमएसएमई उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। और इसका विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग। और इसकी अवधि 23-24 से 27-28 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2023 से, 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका एमएसएमई उद्यम मंत्रालय है और 2027-28 तक इसको अवधि है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखो तो पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य क्या है? कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। ठीक है, उनके कौशल को निखारने और उसे प्रासंगिक बनाने तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक है, और लाभार्थियों की कोलेटरल मुक्त ऋण तक पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। और इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित, डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद मिल सके। ठीक है ना। अब इसमें कवरेज कितना किया गया है ये आपको याद रखना है। इसका कवरेज क्या है? 18, इसका कवरेज क्या है? इसका कवरेज है 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसकी पात्रता देखो आप, इसकी पात्रता क्या है? तो इसकी पात्रता क्या है? प्रति परिवार एक सदस्य, है ना। इसकी पात्रता है प्रति परिवार एक सदस्य। न्यूनतम आयु 18 वर्ष की उसकी, है ना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और कारीगर या शिल्पकार को स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो। ठीक है, और जो कोई असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, है ना। तो अब देखो कवरेज क्या है? कवरेज क्या है इसका? 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय है। ठीक है, 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया इसमें। और इसकी पात्रता क्या है? प्रति परिवार से एक सदस्य होगा, आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी, कारीगर या शिल्पकार को रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता होगा। ठीक है, और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार व्यवसाय के विकास हेतु संचालित क्रेडिट आधार योजनाओं, है ना, पीएम स्वनिधि योजना आदि के तहत पिछले 5 वर्षों में कोई ऋण ना लिया हो उसने। ठीक है, और ये इसको लाभ दिए जाएंगे। तो इसको लाभ कौन कौन से दिए जाएंगे? देखो 5 से 7 दिन तक 40 घंटे मूलतः उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो 40 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी 5-7 दिन तक। ठीक है, और उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 दिन तक 120 घंटों का। मतलब बेसिक ट्रेनिंग तो होगी 40 घंटे की 5-7 दिन, और एडवांस ट्रेनिंग होगी 15 दिन की 120 दिन, है ना। अब प्रशिक्षण का स्टाइपेंड है 500 रुपये प्रतिदिन, और टूल किट के लिए 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख पहली किस्त तथा 2 लाख दूसरी किस्त तक का कोलेटरल मुक्त ऋण उनको दिया जाएगा। तो पहली किस्त में कितना? 1 लाख रुपए, और दूसरी में 2 लाख रुपए। और अधिकतम 100 डिजिटल लेन देन मासिक और 1 रुपये प्रति लेन देन की दर से उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। और राष्ट्रीय विपणन समिति संबंधी सेवाएं भी उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रदान की जाएंगी।
अब देखो ये कुछ बेसिक योजनाएं छोटी छोटी, है ना। तो नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, है ना, ये भी हैं। तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, है ना। तो इनके हैं ग्रामीण विकास विभाग की ये योजनाएं हैं। तो नमो ड्रोन दीदी क्या है? नमो ड्रोन दीदी क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग की ये पहल है ना। इसका उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन तकनीक से लैस करना। ठीक है, तो महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनको कृषि में सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या करना? ड्रोन तकनीक से लैस करना। और इसका लक्ष्य है 2024-25 से 25-26 के बीच में 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। कितनी महिलाओं को? ये आपको याद रखने हैं, 15,000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। अब केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक रुपए 8 लाख तक वहन करती है। शेष 20% लागत स्वयं सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान के साथ कृषि अवसंरचना वित्तीय पोषण सुविधा ऋण ले सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग संबंधी 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राजस्थान में ये ट्रेनिंग कहाँ से शुरू हुई है? राजस्थान में कोटा जिले से प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो मार्च 2024 में कोटा में आयोजित प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण व हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए। ठीक है, और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य को 5 जोन में बांटकर 5 कंपनियों को उसका दायित्व दिया गया है। अब हमारे राज्य बजट 2026 में क्या हुआ है? 2025-26 में क्या दिया गया है ड्रोन दीदी के तहत? तो नमो ड्रोन दीदी योजना व कस्टम हायरिंग सेक्टर्स पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर में नमो यूरिया और नमो DAP के छिड़काव हेतु रुपए 2500 प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए की अनुदान राशि? 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। कितनी? 2500 रुपए। अब लखपति दीदी देख लो, तो लखपति दीदी में क्या है? यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख या इससे अधिक होती है। किसकी? स्वयं सहायता समूह की। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है? 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने कितना? 3 करोड़, और राजस्थान ने 11.27 लाख, है ना। तो राज्य बजट 25-26 के अनुसार राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख। ठीक है, तो अगर अपन से कोई पूछ ले कि राज्य बजट 2025-26 के अनुसार कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख, और केंद्र सरकार ने 3 करोड़। केंद्र सरकार ने 3 करोड़, ये हमें याद रखना है। ये हमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। देखो बाकी तो थ्योरेटिकल ही है सारी, बाकी आपसे मोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो देखने हैं। अब व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख तक का ऋण, कितना? 5 लाख तक का ऋण 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। राज्य बजट 25-26 में लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 1.5% ब्याज की दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा आगामी वर्ष में 3 लाख लखपति दीदी को। ठीक है, तो कितना? 1 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जा रहा है। कितना? 1 लाख रुपए तक का ऋण। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। अब देखो कृषि सखी क्या है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु डे नर्म के तहत एक संयुक्त पहल है। ठीक है, एक संयुक्त पहल है। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, कितनियों को? 50,000 को। 50,000 को। कृषि सखी कितनी है? 50,000। और लखपति दीदी कितनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख। ये आपको याद रखना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, और प्रथम चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों में चालू है ना। तो कृषि सखी का प्रथम चरण कितने राज्यों में शामिल किया गया है? 12 राज्यों में, है ना। कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। अब बैंक सखी देख लो। बैंक सखी वर्ष 2016 में
शुरुआत हुई थी विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि बनने के लिए प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। और प्रमुख कार्य क्या है इसका? बैंकों में खाते खोलना, जमा कराना, नकदी निकालना, सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना आदि। ठीक है, ये इसके लक्ष्य हैं। अब देखो पशु सखी, ये महिलाओं की योजना है लास्ट में सारी, कृषि सखी, पशु सखी, ठीक है, नमो दीदी, ड्रोन दीदी, ये सारी, ये आपको एक एक दो दो जगह फैक्ट है कि भाई कितनी महिलाओं की संख्या और कितना ब्याज, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, कितनी महिलाओं की, जैसे 20 लाख महिलाओं का लक्ष्य है, जैसे 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपये तक का ऋण, तो ऐसे ये फैक्ट याद रखने हैं। पशु सखी में क्या है? ये स्वास्थ्य व पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है। ठीक है, इसके मतलब अभिकर्ता मतलब एजेंट है। ये स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एक एजेंट है। इनके प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग राजस्थान ने ए हेल्प योजना की शुरुआत की है। कब? जुलाई 2024 में। और राज्य में 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है ना। तो कितने का? 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। और इनके प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना? ए हेल्प योजना, है ना। तो अब आप इससे पूछ लें कि ए हेल्प योजना का संबंध किससे है? तो पशु सखियों से, है ना। तो राज्य में 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य भी रखा गया। अब ए हेल्प की फुल फॉर्म बताओ। ए हेल्प की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है कि ए हेल्प का संबंध किससे है? पहले तो किससे है भाई? पशु सखियों के निर्माण के लिए एक योजना है ये, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है और वर्तमान में 21 राज्यों में संचालित है। राजस्थान यह योजना करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है। ठीक है, राजस्थान कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। ठीक है, राजस्थान दूसरा राज्य। अब अपनी अंतिम कौन सी है? सोलर दीदी। अंतिम कौन सी है? सोलर दीदी। तो यह राजस्थान की पहल है। बजट 2025-26 में सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर की घोषणा की गई है और 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण किया जाएगा। आपको ये संख्याएं जरूर याद रखनी है, आपको ये संख्या जरूर याद रखनी है ना। तो 25,000 महिलाओं को, देखो सोलर दीदी कितनी बनाई जाएंगी? सोलर दीदी 25,000, सोलर दीदी 25,000। ठीक है, सोलर दीदी 25,000। पशु सखी कितनी? 9,000। पशु सखी 9,000 बनाई जाएंगी। पशु सखी 9,000 बनाई जाएंगी, है ना। और कृषि सखी कितनी बनाई जाएंगी? 50,000। कृषि सखी कितनी बनाई जाएंगी? 50,000 बनाई जाएंगी। और लखपति दीदी कितनी बनाई जाएंगी? बताओ 20 लाख। लखपति दीदी कितनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख। तो ये हमने केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रवर्तित योजनाएं थी उनको पढ़ लिया है। ये बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, है ना। मैंने जो स्पेशल फैक्ट थे वो आपको नोट डाउन कर दिए हैं। बाकी तो इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा था, जो कि प्रीलिम्स के माध्यम से कोई इतना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तो आपको फैक्ट याद रखने हैं। बाकी ये योजनाएं मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे गो थ्रू हुए होंगे और आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।